हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या दिया हुआ है? इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट मीनिंग, स्कोप, नेचर। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ क्या होगा, जब हम अपने बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम अक्रॉस द बाउंड्रीज़, जब हम बाउंड्रीज़ क्रॉस करके ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस किसी के भी बीच में हो सकती है, इंडिविजुअल के बीच में हो सकती है, बिजनेसमैन के बीच में हो सकती है, या गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बीच में हो सकती है। कोई भी यहाँ एक्टिविटीज़ कर सकता है। एक्टिविटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड होंगी? फिजिकल गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, या आपकी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, या नॉलेज भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आउटपुट में डील करना है। रैदर देन आउटपुट आप बहुत सारी थिंग्स हैं जिनमें आप डील कर सकते हो, ठीक है। अब कोई कंपनी होती है जो मतलब कोई कंट्री आप कंसीडर करके चल सकते हो, जैसे कोई कंट्री है उसके पास क्या है? बेटर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और कोई कंट्री है जिसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एक्सचेंज हो जाता है ना, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वही होता है हमारे यहाँ पे, तो भी हमें इसके कुछ एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं उसमें। सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसमें इंक्लूड होगा, ठीक। हम क्या करते हैं, हम कुछ जो भी हमारा कुछ थिंग्स होती हैं हम यहाँ से फ़ॉरेन देते हैं और फ़ॉरेन से हम यहाँ लेते हैं, तो वो क्या हो गया, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना, अपनी एक्टिविटीज़ को हम उन्हें दे रहे हैं और उनसे यहाँ रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। सेकंड हम एक्टिविटी यहाँ कर सकते हैं फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग हम कैसे करते हैं? हमने क्या किया, जो उधर के ब्रांड है या उधर की जो कंपनीज़ हैं उनकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, और उसका जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, वो हम यहाँ करेंगे। जैसे जो ये मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, उनका सारा काम हम क्या करते हैं, उन्होंने हमें फ्रेंचाइजी दे दी। जो उनकी कंपनी है वो यहाँ ओपन है, और चला उसे कौन रहा है? जो भी जिस कंट्री ने उसकी फ्रेंचाइजी ली है वो कंट्री उसे यहाँ चलाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और हाँ, फ्रेंचाइजी अगर वो लेते हैं तो उसका कुछ शेयर ज़रूर लेंगे। मतलब क्या करते हैं कि भाई कंट्रोल रहता है उनका उसके ऊपर, वो कभी भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग। हम लाइसेंस ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, या कोई भी काम करने का हम क्या करते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं। जैसे हम कार चलाने का लाइसेंस लेते हैं, यहाँ हम बिजनेस चलाने का लाइसेंस ले लेते हैं। उसके बाद आती है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या करते हैं, ये होती है रिस्की कैपिटल। अब देखो, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल होगी वही बिजनेस में इतना पैसा लगा सकता है, रिस्क में तो वही पैसा लगा सकता है। जिसके पास पहले ही बहुत कम कैपिटल है तो वो इतना रिस्क लेने में उसे थोड़ा डर लगेगा कि भाई रिस्क लें, क्या पता लॉस हो जाए। तो वो कहता है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिनके पास लॉट्स ऑफ कैपिटल है, वो क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर के थ्रू भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में किया जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलती है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ मिलके करती हैं, पार्टनरशिप चला देती हैं। और उन्होंने क्यों किया, वो यहाँ कॉम्पिटिटर को देख के यहाँ पार्टनरशिप करते हैं कि भाई हाँ, मेरे को ऐसे बिजनेस करना है तभी मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो पाएगा, अदरवाइज तो हम लड़ते ही रह जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक में क्या करते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर, अपने राइवल्स को देख के चलते हैं। उसके बाद कहता है एफडीआई, एमएनसीज, ठीक है। फॉरेन की कंट्रीज, फॉरेन की जो कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ ओपन हो जाती हैं। और क्या हो गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, उनको प्रॉफिट का शेयर मिल गया। एफडीआई, एफडीआई से क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी तुम्हारा फॉरेन का पैसा है वो क्या करते हैं, फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसका वो क्या करते हैं, चाहे वो डिविडेंड लें या वो कोई शेयर लें, तो वो उस चीज़ का वहाँ से कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है यही सारे के सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम ग्लोबल मार्केट के अंदर डील कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि भाई इसके फीचर्स क्या होते हैं।
इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर क्या है कि भाई हर कोई यहाँ पे लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करना चाहता है, तभी तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में आए। अगर हमें ये था कि भाई हमें सिर्फ जस्ट बस अपना प्रॉफिट लेना है, हमें ज़्यादा डीलिंग्स में कोई वो नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो तो डोमेस्टिक में भी कर सकता था। लेकिन वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिज़नेस को लेके जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मेरी ऑपरेशंस हो, ज़्यादा काम हो, ज़्यादा सेल्स हो, प्रॉफिट्स हो, ठीक है, तभी वो यहाँ पे अपने लेवल को एनहांस करता है। सेकंड कहता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मैनी कंट्रीज। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमी है, अब यहाँ हम एक कंट्री की इकोनॉमी को तो नहीं लेके चलेंगे कि भाई एक, अगर आप इंडिया के हो तो आप इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि अब आप क्या करते हो, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इकट्ठे होके चलना है, हमें बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करके चलना है, मिल के चलना है, सारी की सारी कंट्रीज़ को स्टडी करके चलना है कि भाई वहाँ का एटमोसफेयर क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, सब कुछ आप स्टडी करोगे, तभी वहाँ की इकोनॉमी के साथ आप आराम से चल पाओगे। थर्ड पॉइंट आता है डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड एमएनसीज। देखो डोमिनेटेड में क्या बोलता है वो, अब देखो जो कंट्री पहले ही बहुत अच्छी है, ठीक, उसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो ये बोल देंगे कि भाई हाँ मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो वो यहाँ क्या बोलता है कि भाई जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो हम उनकी दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास वो स्कैसिटी की कमी है, जिनके पास उनकी, तो हम वहाँ उनके रिसोर्सेज को, उनके फाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कंट्रीज़ क्या करेंगी, अब वो कंट्रीज़ अपने फाइनेंस को, अपने रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री में लगा देंगे, ठीक है, और उन्हें भी साथ साथ क्या करेंगे, डेवलप कर देंगे। उसके बाद कहता है बेनिफिट टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। अब ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को भी बेनिफिट देते हैं। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को कैसे बेनिफिट मिलेगा, जितने भी इसमें हाँ इंक्लूड हुए हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। ये तो नहीं है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी कंट्री को नहीं। क्यों, देखो अगर एमएनसी ओपन हुई तो जहाँ वो ओपन हुई वहाँ वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस हो गया, और जिन्होंने वो लगाई वो क्या करेंगे, वो उसमें से प्रॉफिट का शेयर तो लेंगे, और उनका अपना मार्केट का एरिया भी एक्सपेंड हो गया, मार्केट का शेयर भी बढ़ गया, तो ऐसे क्या होगा, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कहता है कि कंपटीशन, कीन कंपटीशन में क्या बोलता है कि भाई हाँ देखो ये कंपटीशन तो ज़रूर बढ़ाता है, कंपटीशन तो ये एनहांस करता है। अब आप इस पॉइंट को दोनों वे से लिख सकते हो, कंपटीशन एनहांस होना अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर देखो कंपटीशन ना बढ़े, ना इंक्रीज़ हो, तो क्या होगा, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, जो है वो ही ले लो, मोनोपोली आ जाएगी। तो वो बोलता है कंपटीशन का एडवांटेज ये हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा अननेसेसरी गुड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो भी है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। क्यों, ग्लोबलाइज हो रहे हो, फ्री एक्सचेंज कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप यहाँ बैठे हो और आप फ़ौरन से डील कर रहे हो, तो अब ये तो नहीं है कि आप रोज़ जाओगे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल हुआ, ठीक है। आप बाय नेट, ठीक है, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर मीन्स ऑफ, जो भी सोर्सेज हैं आपके, किसी भी तरीके से आप डील कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरा काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हें रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैसे सारा कुछ हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस। अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई भी, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी आप अपने यहाँ पे क्या करते हो, बिजनेस कर रहे हो, देखो डोमेस्टिक पे कर रहे हो, आपको अपने इन्वायरमेंट का बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक लेवल से आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, आपको अब सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ेगी, सारी कंट्रीज़ की रेस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ेगी, भाई यहाँ पे क्या लीगल लॉज हैं, क्या गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ डील करते हो तो यहाँ आपकी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, तभी आप अपने आप को इंटरनेशनल बिजनेस में लेके आ पाओगे।
लास्ट पॉइंट है सेंसिटिव नेचर। सेंसिटिव नेचर तो है, सेंसिटिव नेचर कैसे बोल सकते हैं, बोलते हैं ना सेंसिटिव स्किन है इसकी तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी चीज़ से भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी है, वो सेंसिटिव कैसा है। देखो अब आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ हो रहा है या आपके यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ हो रहा है, लेकिन अब आप फ़ॉरेन का देखते हो, वहाँ का कुछ हो रहा है। और मान लो अगर जब आपने बिज़नेस किया था तब कुछ और था, अब कुछ और हो गया एकदम से, तो वो बिज़नेस पे इम्पैक्ट तो डालेगा। उसे क्या हुआ, तो हमारा जो भी था, देखो एकदम से चेंज आया तो आप इतनी जल्दी उसके साथ डील नहीं कर पाओगे। अब करोना आया था, ठीक है, करोना आया हुआ है, तो उससे देखो कितना सारा इफ़ेक्ट हुआ, सारी इकोनॉमी इफ़ेक्ट हुई, सारे बिजनेस अफेक्ट हुए उससे। तो कहता है कि भाई ये बहुत सेंसिटिव होता है, अगर कहीं का कोई भी इन्वायरमेंट बदला, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज आया या टेक्निकल इन्वायरमेंट में चेंज आया या कहीं की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में। छोटी सी चीज़ का चेंज होने पे भी इंटरनेशनल बिजनेस पे फ़र्क पड़ने की वजह से इसे बोला गया है सेंसिटिव नेचर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि भाई कंपनीज क्यों एंगेज होना चाहती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस वो करना क्यों चाहती हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट वो चाहती होंगी तभी वो एंगेज हो रही हैं। तो वो कहते हैं कंपनीज क्यों इंटरनेशनल बिजनेस में आ रही हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टू एक्सपेंड सेल्स। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हर कोई इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, जिसे लगता है कि भाई मैं डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँगा तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ और अपनी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसके प्रोडक्ट की यहाँ बहुत अच्छी डिमांड है, तभी तो वो सोचेगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ। तो वो अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस में डील करता है। सेकंड पॉइंट आता है, देखो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ये सोचेगा कि भाई मैं प्रॉफिट को ना देखूँ। सबसे पहले हम प्रॉफिट को देख के चलते हैं कि भाई हाँ मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक। तो वो कहता है हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, ठीक है। अगर सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो प्रॉफिट का मार्जिन तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। उसके बाद कहता है टू मिनिमाइज रिस्क। हम रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। रिस्क को मिनिमाइज़ क्या मतलब है, देखो अब यहाँ देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब कहीं पे आप बूम पे हो, कहीं आप रिसेशन पे हो, कहीं आप डिप्रेशन में हो, कहीं आप रिकवरी में हो। तो वो कहता है अगर आप सेम टाइम में एक ही जगह बिजनेस कर रहे हो, वहाँ आ गया डिप्रेशन, तो आपका बिजनेस तो डूब जाएगा, रिस्क है वहाँ। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हो, कहीं आप बूम पे हो, कहीं आप रिकवरी पे हो, कहीं रिसेशन पे हो, तो वो कहता है कि भाई अगर एक जगह से नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह से तो हमें एडवांटेज मिल जाएगा, तो हम अपना वो जो हमारा लॉस हो रहा है वो हम वहाँ से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अगर आपकी सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो देखो तो हमारा मार्केट का शेयर तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। पहले हम एक कंट्री के साथ डील कर रहे थे, अब हम मोर देन वन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट का शेयर तो एनहांस हो ही रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जितना भी हमारा मार्केट का शेयर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कहता है टू अवॉइड हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ये कंट्रीज़ क्यों डील करना चाहती हैं इनके साथ, ये इसलिए भी डील करना चाहती हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना चाहती। जब ना स्टार्टिंग में ग्लोबलाइजेशन आया था तो कंपनीज़ ने जब भी ये स्टार्ट किया था ना मार्केट ऑपरेशन, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो कंपनी ने ना इंजॉइंग लेसर प्रॉफिट, उन्हें कम प्रॉफिट मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि उनका ना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ना ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता था कि भाई ट्रांसपोर्ट, अब उन्हें अपने गुड्स कहीं से कहीं भेजने पड़ते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनका जो कॉस्ट थी वो इन्हांस हो जाती थी। तो इसे वो चेंज करने के लिए क्या उसने उसने क्या किया, अब उसने ट्रांसपोर्ट से बचाने के लिए अपनी कंट्री से उस जो कंपनी है उसे वही ओपन कर दिया कि भाई चलो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है हमारी ऐसे ही रिकवर हो जाएगी, अब हमें अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए भी हम वहाँ पे अपनी जो कंट्री, अपनी जो हमारी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, वो ओपन करा देते हैं। उसके बाद आता है टू अवॉइड द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स एट लोअर रेट। अब हमें यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, क्या अवॉइड कर रहे हो आप ना ह्यूमन रिसोर्स का फ़ायदा लेना चाहते हो,
ठीक है, जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं या आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, लेकिन आपको बेनिफिट कैसे चाहिए? अब कोई भी बिजनेसमैन है वो ये तो नहीं चाहेगा कि उसे हायर रेट पे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हो। हर कोई यही चाहता है कि मेरे को लो वेजेस पे अवेलेबल हो जाए और मेरे को बेनिफिट हो जाए। यही होता है ना कि इनपुट कम डालो आउटपुट ज़्यादा लो, तो वो यही चीज़ बोलता है। यहाँ वो क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को ह्यूमन रिसोर्स को कम देना पड़े और मैं उनसे बेनिफिट ज़्यादा ले लूँ। ठीक, जैसे अब क्या होता है, अब जो इंडिया के मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, वो क्या अच्छे बच्चे लगाओ या कोई भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन क्यों जा रहे हैं? ठीक है, उन्हें वहाँ पे पैकेज अच्छे मिलते हैं। सबसे बेसिक सी बात तो यही है कि उन्हें पैकेज अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जो उन्हें यहाँ नहीं मिल पाते। तो वो फॉरेनर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स है उन्हें अपनी तरफ ले रहे हैं और उनसे बेनिफिट लेते हैं क्वालिटी। उन्हें क्वालिटी अच्छी मिल रही है और वो भी लोअर रेट पे। उसके बाद क्या आती है, मोनोपली पावर। मोनोपली पावर में क्या है कि भाई यहाँ हर देखो, मोनोपली पावर होती है कि भाई मेरे पास राइट हो अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करने का। मैं जब मर्जी उसका प्राइस इंक्रीज़ कर दूँ, जब मर्जी उसका प्राइस डिक्रीज़ कर दूँ। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हो, अब आपका प्रोडक्ट तो फेमस हो चुका, आप क्या चाहते हो कि भाई मेरी मोनोपली पावर हो, मेरे पास इतनी पावर हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट इतना फेमस हो जाए, मैं जब मर्जी चाहूँ उसके प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर दूँ, जब मर्जी चाहूँ उसके प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दूँ। लास्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को भी आप देख के चलोगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैसे देखोगे आप? देखो, इस पॉइंट के ना कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव क्या है, देखो, अब गवर्नमेंट क्या करती है, कई जगह की गवर्नमेंट ना इनिशिएटिव लेती है कि भाई हाँ आप यहाँ आओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप कर दो। ठीक है, यानी कि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो थोड़े कम होंगे, तभी तो वो आपको बुला रही हैं। लेकिन कई जगह हमें जाने में दिक्कत हो जाती है, कहीं के जगह के रूल्स रेगुलेशन इतने टिपिकल होते हैं कि हम नहीं जा पाते और हम वहाँ अपना बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन फर्स्टली हमें रूल्स रेगुलेशंस ज़रूर देखने पड़ते हैं, और जो हमें खुद इनविटेशन दे रहा है तो वहाँ तो हम ऑटोमेटिकली जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके सारे क्या थे। ओह सॉरी, एक पॉइंट रह गया, टू मैनेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम मैनेज करते हैं। मैंने ऊपर भी हमारे पास ये एक पॉइंट आया था, उसका नेम दूसरा था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। हम अपने बूम, रिसेशन, डिप्रेशन को मैनेज करके चलते हैं। अपने ब्रांचेस हमने अपनी कंपनीज़ के ब्रांचेस अदर कंट्रीज़ में ओपन कर दिए। अब हमने क्या किया, जो भी हमें यहाँ पे जिस टाइम पे हमें लगता है कि भाई यहाँ मैं रिसेशन पे हूँ, अगर मेरे को दूसरी कंट्री से वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को रिकवरी हो जाएगी, तो मेरे को ये कुछ भी नहीं होगा कि मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरा अमाउंट तो वहाँ से कवर अप हो गया। तो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या बोलता है कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है, कौन से लेवल तक है ये। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है वो तो है ही वाइड लेवल है, क्योंकि बात ही हम इंटरनेशनल की कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हम इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। ठीक है, मतलब कोई सामान बना दिया और बेच दिया बस। लेकिन अब हमने इंटरनेशनल ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेड में सेल परचेज था सिर्फ, लेकिन मार्केटिंग में हमारी प्रोडक्शन से भी पहले ही काम स्टार्ट हो जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट का। तो रिसर्च और डेवलपमेंट से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक की सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। अब आप यहाँ नहीं कर रहे हो, अब आप ये नहीं करना कि भाई हमें यहीं तक का देख के चलना है, हमें तो इंटरनेशनल लेवल लेके चलना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेड से हम मार्केटिंग पे गए और हम अपने बिजनेस को भी मार्केटिंग लेवल पे लेके गए हैं। तो हम यहाँ सारा चेकआउट करते हैं। ठीक है, सारी एक्टिविटी जो भी हमें करनी है सारी हम लार्ज लेवल पे करेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ट्रेड्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, इसका सेकंड पॉइंट होता है, अब देखो इंटरनेशनल मार्केटिंग पे तो तुम आ गई, तुमने सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से कर ली। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। अब मार्केटिंग में क्या था, अब आप मार्केटिंग कर रहे थे, आपने सारी एक्टिविटीज़ देखी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, प्रोडक्शन करी, सेल्स करी। ठीक है, उसके बाद आपने
आफ्टर सेल सर्विसेज भी करी। तो अब वो कहता है कि भाई हम मार्केटिंग से इंटरनेशनल बिजनेस पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस पे कैसे? जो एमएनसीज कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को तो पहले होम कंट्रीज़ में लाई, उसके बाद वो क्या करती हैं, जो उनकी मार्केटिंग करना शुरू कर देती हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो जब उन्होंने मार्केटिंग करी तो वो कंपनी क्या करती है, उनकी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है ना, जो उनकी नेबर कंट्रीज़ है या जहाँ उन्हें लगता है कि मेरे को अपना काम करना चाहिए, वो उसे वहाँ पे फैलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड था वो मार्केटिंग में गया, और जब मार्केटिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट ना तीनों के तीनों सेम है, बस थोड़ा इन्होंने एनहांस किया हुआ है। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स। ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अब पहले तो ये नहीं था कि भाई जहाँ के पर्सन हैं वही काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा रहा ही नहीं। अब ह्यूमन रिसोर्स भी कहीं से कहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि इंडिया के लोग इंडिया में ही काम करेंगे, अब फॉरेन के लोग फॉरेन में ही काम करेंगे, जहाँ उनका मन करे वो वहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का भी ग्लोबल लेवल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब जहाँ उन्हें इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं, पैकेज अच्छा मिल रहा है, वो वहाँ जाके काम कर सकता है जहाँ उसके टैलेंट की कदर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी हमने उसे भी बहुत ध्यान से देखा और उसे भी इंटरनेशनल लेवल पे लेकर चले गए, और उसे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है और कंट्रीज़ को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिन्होंने उसे बुलाया है या जो वो जिसे वो काम करके दे रहा है, देखो ऑटोमेटिकली उसे तो फ़ायदा हो गई। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेशंस। अब ना ये नहीं है कि भाई आप अपने नेशन में ही फुली सेल्फ सफिशेंट हो, कहीं ना कहीं हर किसी पे कमी होती है। वो कहता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, हम इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम उन्हें कैपिटल देके ह्यूमन रिसोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, और वो क्या चाहते हैं कि भाई वो मेरे से कैपिटल ले ले। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर गए ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि चलो तुम भी सेटिस्फाई और हम भी सेटिस्फाई, तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेशंस हो जाती है। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। अब हमें ये नहीं है कि मेरा पैसा है मेरे को बैंक में लगाना है, नहीं। ठीक है, ये किसी और का पैसा है उसे बैंक में लगाना। अब यहाँ पे जो है इंटरनेशनलाइजेशन आ जाती है, वो भी कौन से लेवल पे आ गई कि भाई देखो एफडीआई का नाम हमें स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मीनिंग में नाम आया था एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन का पैसा है वो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एमएनसीज ओपन करा सकते हैं, यानी कि हम फॉरेन के फाइनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, चाहे एमएनसीज के थ्रू कर लो, एफडीआई के थ्रू कर लो, एफआईआई के थ्रू कर लो। ठीक है, सबसे यही काम रहा है, सेम काम हो रहा है कि भाई, और अगर आपको कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, आपको लगता है कि मेरी इकोनॉमी थोड़ी वीक जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो, या उन्हें लगे कि भाई वो अपनी एमएनसी यहाँ ओपन कर सकते हैं। जब उनकी एमएनसी यहाँ ओपन होगी तो उसे एडवांटेज दोनों कंट्रीज़ को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़। फ़ॉरेन एक्सचेंज का तो काम देखो, पहले क्या ज़रूरत थी फ़ॉरेन एक्सचेंज की, जब सब अपनी कंट्रीज़ में डील कर रहे थे तो किसी को क्या ज़रूरत थी फ़ॉरेन एक्सचेंज की, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे आए तभी हमें लगा कि भाई हाँ, फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि करेंसीज भी तो एक्सचेंज हो रही हैं, फ़ॉरेन की यहाँ पे, यहाँ की वहाँ पे। तो वो कहता है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज भी आई। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी आई। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का मतलब क्या होता है, ये ना एक एग्रीमेंट टाइप होता है जहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ लिखी जाती है कि भाई हाँ, इसमें क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, मीन्स सब कुछ एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होता है और एग्रीमेंट भी होता है। तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो ये तो है नहीं कि भी आपने जब आपका मन किया आपने स्टार्ट कर दिया, जब आपने मन किया तो आपने बंद कर दिया। तो यहाँ एक ट्रीटीज़ भी तैयार की जाती हैं जो आपको बताएंगे भाई आपको कैसे करना है। ठीक है, जैसे WTO जो है ना, वो सबसे बड़ा ट्रीटी है। WTO ट्रीटी कैसे है, देखो उसकी गाइडलाइंस आती हैं
हर किसी के लिए आती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वो बहुत कुछ बताता है हमें कि भाई आपको कब क्या कैसे करना है, ठीक है। तो वो ट्रीटीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है, जो कि कंपलसरी होती है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही था, बाकी का हम आगे करेंगे। थैंक यू।